दोस्तों एनिमेशन के थ्रू आज मैं आपको बताऊंगा एटमॉस्फेयर के बारे में और एक सीरीज होगी जहां पे मैं आपका पूरा क्लाइमेटोलॉजी, पूरी ज्योग्राफी धीरे धीरे करके ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस में एनिमेशन के माध्यम से आपको सब कुछ आपके लिए आसान कर दूंगा, जिससे आप जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, चाहे आप डिफेंस का कोई एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी का कोई एग्जाम दे रहे हो या कोई भी एग्जाम हो इस दुनिया का, आप हर एग्जाम में अच्छा करें। किसी भी प्लैनेट पर लाइफ को पॉसिबल बनाने के लिए एक चीज की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है और वो है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर यानी गैसेस की एक ऐसी लेयर जो प्लैनेट को सराउंड करती है और इसी में लाइफ के लिए एसेंशियल ऑक्सीजन और CO2 जैसी गैसेस स्टोर्ड होती हैं। जिस प्लैनेट में एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस नहीं होती वहां पर लाइफ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल मानी जाती है और इसीलिए जब भी किसी प्लैनेट पर साइंटिस्ट लाइफ की खोज करते हैं तो वहां के एटमॉस्फेयर को सबसे पहले स्टडी किया जाता है। जैसे मार्स पर लाइफ की पॉसिबिलिटी को देखने के लिए उसका एटमॉस्फेयर स्टडी किया जा रहा था, लेकिन हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर सबसे अप्रोप्रिएट है और इसीलिए यहां पर ह्यूमन, एनिमल और प्लांट लाइफ इतना फ्लरिश हुआ है। ये एटमॉस्फेयर अपनी फॉर्मेशन के साथ ही ऐसा नहीं था, बल्कि ये टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है और फिर अर्थ पर लाइफ पॉसिबल हुई। आज की इस वीडियो में हम एटमॉस्फेयर की फॉर्मेशन से लेकर उसकी एवोल्यूशन, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं एटमॉस्फेयर की फॉर्मेशन और इवोल्यूशन के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं एटमॉस्फेयर के फॉर्मेशन की। बचपन में आप सबने पढ़ा होगा कि अर्थ पहले हैबिटेबल नहीं थी, क्योंकि अपने फॉर्मेशन के समय ये बॉल ऑफ फायर की तरह थी और साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि अर्थ के फर्स्ट ओरिजिनल एटमॉस्फेयर में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम ही हुआ करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि सन के अराउंड जिस गैसी डिस्क में प्लैनेट्स की फॉर्मेशन हुई थी वहां पर यही दो मेन गैसेस मौजूद थी और इसीलिए यही दोनों गैसेस अर्थ के एटमॉस्फेयर का भी पार्ट बनी। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बहुत ज्यादा फास्ट होती है, स्पेशली जब वो गर्म होते हैं और अर्थ भी गर्म थी, इसीलिए हाइड्रोजन और हीलियम की मूवमेंट इतनी ज्यादा फास्ट हो गई कि ये गैसेस अर्थ की ग्रेविटी को एस्केप करके स्पेस में चली गई। इसके बाद अर्थ पे फर्स्ट एटमॉस्फेयर डिसअपीयर हो गया और अर्थ का सेकंड एटमॉस्फेयर अर्थ पे चल रहे प्रोसेसेस से ही फॉर्म हुआ। दरअसल अर्थ धीरे धीरे कूल डाउन हो रही थी, लेकिन इसी समय पर अर्थ का क्रस्ट भी फॉर्मेशन स्टेज में था। यही रीजन था कि अर्थ पे बहुत सारी वॉल्केनिक एक्टिविटीज चल रही थी और इन वॉल्केनिक एक्टिविटीज में H2O, CO2 और अमोनिया जैसी गैसेस रिलीज हो रही थी। इन गैसेस में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था और कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा परसेंटेज एटमॉस्फेयर का पार्ट था। ये सभी गैसेस अर्थ की ग्रेविटी की वजह से अर्थ सरफेस के ऊपर एक ब्लैंकेट के फॉर्म में ट्रैप हो गई और फॉर्मेशन हुई अर्थ के एटमॉस्फेयर की। इसके बाद अर्थ एटमॉस्फेयर का इवोल्यूशन शुरू हुआ, जो H2O वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज हुआ था, उसका कंडेंसेशन हुआ और फिर बारिश के बाद इसने ओशंस की फॉर्मेशन की। एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड ओशंस में डिसॉल्व होने लगा, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का एक सिंपल फॉर्म डेवलप हुआ। यह बैक्टीरिया सन की एनर्जी और पानी में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड पर जिंदा रह सकता था, साथ ही ये वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता था। इसी के साथ एल्गी, प्लांट और ट्रीज भी धीरे धीरे एग्जिस्टेंस में आए, जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने लगे। इस रीजन की वजह से एटमॉस्फेयर से धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता गया और ऑक्सीजन के लेवल्स बढ़ते गए। एटमॉस्फेयर में मौजूद अमोनिया मॉलिक्यूल्स को सनलाइट ने ब्रेक कर दिया और इससे अलग होकर बने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन, जो कि लाइटेस्ट एलिमेंट है, वो एटमॉस्फेयर के टॉप में राइज कर गई और इवेंचुअली स्पेस में चली गई और नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप हो गया। करंटली भी एटमॉस्फेयर इवॉल्विंग स्टेज में ही है, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से लगातार इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल चेंज होते हैं। साथ ही वाटर वेपर और ग्रीन हाउस गैसेस का अमाउंट भी चेंज होता रहा है। चलिए अब जानते हैं एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन के बारे में। अर्थ के एटमॉस्फेयर में कई गैसेस, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स या पार्टिकुलेट्स का मिक्सचर है जो अर्थ को सराउंड करते हैं। एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा प्रेजेंस है नाइट्रोजन यानी N2 की। ये एक नेचुरल फीलिंग सब्सटेंस है और इसके बेहद लिटिल अमाउंट का यूज प्लांट्स और सॉइल बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। करंटली अर्थ एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है। इसके बाद सेकंड नंबर पर 21% के साथ आती है ऑक्सीजन यानी कि O2, जो सभी गैसेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। थर्ड नंबर पर आती है ऑर्गन यानी Ar, जिसका एटमॉस्फेयर में कंट्रीब्यूशन है 0.93%।
ये एक इनर्ट गैस होती है जिसका नेचुरल प्रोसेस में ज्यादा यूज नहीं होता। इसे लाइट बल्ब और वेल्डिंग जैसी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करने के लिए एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फोर्थ नंबर पर आती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका परसेंटेज है 0.03। एटमॉस्फेयर के हिसाब से ये काफी कम परसेंटेज लगता है, लेकिन ये गैस सभी एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस में काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके पास हीट एब्जॉर्ब करने की एक स्पेशल एबिलिटी है। अर्थ पर आने वाली सनलाइट को कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है और जिससे एटमॉस्फेयर हमारा वार्म हो जाता है। इस गैस का यूज फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स द्वारा किया जाता है। 0.00005% के साथ ओजोन यानी O3 भी इंपॉर्टेंट गैस है जो सन से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ब्लॉक करने का काम करती है। वाटर वेपर भी एटमॉस्फेयर की इंपॉर्टेंट गैस है जो अल्टीट्यूड के साथ डिक्रीज हो जाती है, लेकिन एटमॉस्फेरिक वेपर का 90% सी लेवल से 5 किलोमीटर हाइट तक ही मिलता है हमें। इसके अलावा 0.02% नियॉन, 0.0005% हीलियम, 0.001% क्रिप्टॉन, 0.00009% जेनॉन और 0.00005% हाइड्रोजन, पार्टिकुलेट मैटर और डस्ट पार्टिकल भी हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। एटमॉस्फेयर में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गैसेस की डेंसिटी रिड्यूस होती है, यानी लोएस्ट लेयर पर प्रेशर और डेंसिटी मैक्सिमम होंगे, वहीं हाईएस्ट लेयर पर प्रेशर और डेंसिटी मिनिमम होंगे। टेम्परेचर और अल्टीट्यूड जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से एटमॉस्फेयर को 6 लेयर्स में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे लोअर मोस्ट लेयर कहलाती है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर की एवरेज हाइट 15 किलोमीटर होती है, लेकिन इसकी हाइट इक्वेटर पर अप्रोक्सीमेटली 18 किलोमीटर तक और पोल पर 6 किलोमीटर तक वेरी करती है। जिस लैटिट्यूड पर टेम्परेचर ज्यादा होते हैं वहां पर ट्रोपोस्फेयर की हाइट ज्यादा होती है। ये लेयर काफी डायनेमिक होती है और क्लाउड, फॉग, रेन, लाइटनिंग जैसे सभी वेदर फिनोमेना इसी लेयर में होते हैं। ट्रोपोस्फेयर में अल्टीट्यूड के साथ ऊपर जाने पर टेम्परेचर डिक्लाइन होते हैं और 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर जितना टेम्परेचर रिड्यूस होता है उसे हम कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट है -6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। और ट्रोपोस्फेयर के मिनिमम टेम्परेचर मिलते हैं उस जगह पर जहां ट्रोपोस्फेयर खत्म होता है और उसे हम ट्रोपोपॉज कहते हैं। ट्रोपोपॉज के बाद शुरू होती है सेकेंड लेयर जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर का एवरेज एल्टीट्यूड सी लेवल के ऊपर 50 किलोमीटर तक कंसीडर किया जाता है। इस लेयर में कोई भी मेजर वेदर चेंजेस नहीं होते हैं और इसीलिए एयरप्लेन के लिए ये बेस्ट लेयर कंसीडर की जाती है। स्ट्रेटोस्फेयर में अल्टीट्यूड के साथ ऊपर जाने पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इस लेयर का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये है कि इसी लेयर के अंदर ओजोन यानी O3 की लेयर मौजूद होती है। जब सनलाइट की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑक्सीजन यानी O2 से टकराती है तो वो इसे सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ब्रेक कर देती है। इसके बाद ये सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 के साथ कंबाइन होकर O3 बना देता है और फॉर्मेशन होती है ओजोन की। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। दरअसल ह्यूमन एक्टिविटीज से CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन और HCFC यानी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही हैं। इन गैसेस में मौजूद क्लोरीन O3 पर अटैक करके उसे ब्रेक करता है और नॉर्मल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है और इस तरह से धीरे धीरे ऑक्सीजन लेयर खत्म होती जा रही है। इसके बाद स्ट्रेटोपॉज और स्ट्रेटोस्फेयर लेयर खत्म हो जाती है और यहां से शुरू होती है थर्ड लेयर मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर सी लेवल के ऊपर 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है। मेसोस्फेयर में अल्टीट्यूड बढ़ने के साथ टेम्परेचर एक बार फिर से डिक्लाइन करना शुरू कर देता है। यही वो लेयर है जिसमें एटमॉस्फेयर के लोवेस्ट टेम्परेचर देखने को मिलता है और साथ ही जब स्पेस से आने वाले मीटियोर्स एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं तो वो इसी लेयर में बर्न हो जाते हैं। मेसोस्फेयर खत्म हो जाता है और स्टार्ट होती है फोर्थ लेयर थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर 80 किलोमीटर की हाइट से शुरू होती है। थर्मोस्फेयर में एल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर रैपिडली इंक्रीज करता है। इसी लेयर में पाई जाती है एटमॉस्फेयर की फिफ्थ लेयर आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर 90 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है। इस लेयर में इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं जिन्हें आयंस कहा जाता है और आइनोस्फेयर के लोवेस्ट लेवल पर आयंस की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है। ये आयंस कम्युनिकेशन के लिए यूज होने वाली रेडियो वेव्स को अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। साथ ही इसी लेयर की वजह से आसमान में ऑरोरास की फॉर्मेशन भी होती है। इसके बाद आती है एटमॉस्फेयर की सिक्स्थ और लास्ट लेयर
एक्सोस्फीयर जो 640 किलोमीटर से लेकर स्पेस तक एक्सटेंड करती है। तो दोस्तों ये थी कहानी हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर की, फॉर्मेशन, इवोल्यूशन, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर की। अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, और आप इस टॉपिक के ऊपर जो भी क्वेश्चन हमारे सीडीएस, एफकेट, एनडीए या बाकी एग्जाम्स में आए हैं आप बड़े आराम से कर सकते हो। तो इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे। अभी तो ये स्टार्ट है क्लाइमेटोलॉजी का, पानी कैसे आता है, बारिश कैसे होती है, मॉनसून कैसे आता है, एल नीनो क्या है, ला नीना क्या है, लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं। मैं हर चीज को ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस में एनिमेशन के माध्यम से आपके लिए आसान कर दूंगा। सो कृपया बताइएगा नेक्स्ट टॉपिक क्या आपको समझना है और ये वीडियो कैसे लगी। शुक्रिया, थैंक यू।